हेलो स्टूडेंट्स, अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। और बच्चों, आज हम लोग अब इकोनॉमिक्स का जो बेसिक नेशनल इनकम टॉपिक चल रहा है, क्वेश्चंस मैं आपको सारे पुराने वीडियो के अंदर करा चुका हूं। अब वो आपको प्रैक्टिस करना है। आपको डाउट है तो आप मेरे को बता देना। तो एक बार अब क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करना। आज वाले वीडियो में जो मैं करा रहा हूँ वो वेरियस थ्योरी टॉपिक्स ले रहा हूँ मैं नेशनल इनकम के। कुछ अलग अलग थ्योरी टॉपिक्स मैं लूँगा नेशनल इनकम के, और कुछ क्वेश्चन हम लोग थ्योरी पैटर्न के करेंगे, ठीक है ना। स्टार्टिंग विद द बिगनिंग, सबसे पहले मैं फर्स्ट डेफिनेशन ले रहा हूँ, दैट इज डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट। हम लोगों ने नेशनल इनकम के अंदर पढ़ा था, नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट। तो नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब क्या होता है? तो अ पर्सन इज सेड टू बी नॉर्मल रेजिडेंट। एक पर्सन नॉर्मल रेजिडेंट कब कहलाता है? जब रेसाइड इन कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, मतलब पिछले साल हमारे देश में रहा हो। फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, मतलब कोई पर्सन अगर हमारी कंट्री में 1 साल से ज़्यादा रहता है तो वो नॉर्मल रेजिडेंट है। और एक और कंडीशन है, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन कंट्री वेयर ही कैरी आउट ऑल एक्टिविटीज सच एज प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट एक पर्टिकुलर कंट्री में होना चाहिए, ठीक है ना। आज जैसे मान लो इंडिया का आदमी बाहर भी काम कर रहा है, बट उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगर इंडिया के अंदर है तो वो नॉर्मल रेजिडेंट होगा इंडिया का, ठीक है ना। तो कोई भी पर्सन नॉर्मल रेजिडेंट कब बनता है? जब वो कंट्री के अंदर 1 साल से ज़्यादा रहता है, या उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश में होगा जहाँ पे वो सारी एक्टिविटी करता है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। अब मैं आपको कुछ एक एग्जांपल बता देता हूँ, ये आप लोग नोटिंग कर लेना एक बार कि कौन कौन पर्सन नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं और कौन कौन नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल से समझना, मैं इधर ध्यान देना, इंडियन वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया। अब यहाँ पर ये बात समझना, इंडियन जो काम कर रहे हैं फॉरेन एम्बेसी, मान लो किसी पर्सन को ऑस्ट्रेलिया जाना है और ऑस्ट्रेलिया के उसको वीज़ा अप्लाई करना है, तो हमारे इंडिया के अंदर जाएगा ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी में। अगर वहाँ कोई इंडियन काम कर रहा है तो नॉर्मल रेजिडेंट है। फॉर नॉन रेजिडेंट फॉरेनर वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन कनाडा एंड जापान। अब मान लो कनाडा जापान को पर्टिकुलर इसमें एग्जांपल कनाडा जापान दिया, बट कोई भी अब्रॉड के अंदर मान लो फॉरेनर काम कर रहा है, भले वो एम्बेसी इंडियन है बट वो नॉन रेजिडेंट होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो फॉरेनर है। इंडियन एम्प्लॉयड इन WHO लोकेटेड इन इंडिया, वो नॉर्मल रेजिडेंट होगी। फॉरेनर वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया, क्योंकि फॉरेनर्स काम कर रहे हैं, उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट अपने देश में है, ठीक है ना। लोकल पीपल वर्किंग इन ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन इंडिया, द जर्मन वर्किंग एज डायरेक्टर ऑफ ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लोकेटेड इन इंडिया, क्योंकि जर्मन का इंटरेस्ट का है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट अपने देश में है। एम्बेसडर फॉर इंडिया इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एम्बेसडर इंडिया का है लेकिन वो बाहर का अगर काम कर रहा है, लेकिन उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश में, इसलिए वो नॉर्मल रेजिडेंट है। एम्बेसडर इंडिया फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अब यहां क्या बोला? एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एम्बेसडर इंडिया फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना। तो एम्बेसडर इंडिया के अंदर काम कर रहा है, ये एम्बेसडर फॉर इंडिया है, मतलब इंडिया का एम्बेसडर बाहर काम कर रहा है। ये एम्बेसडर इंडिया के अंदर काम कर रहा है लेकिन है बाहर का, तो वापस का इकोनॉमिक इंटरेस्ट इनके देश में है। द फॉरेन सिटीजन लिविंग इन इंडिया फॉर पीरियड ऑफ मोर देन ईयर अदर देन दोज स्टडिंग फॉर स्टडी और मेडिकल ट्रीटमेंट, ऑब्वियसली बात है, वो तो एक टेम्पररी बेसिस पे रहना है। तो फॉरेन सिटीजन जो इंडिया में काम कर रहे हैं 1 साल से ज़्यादा, वो नॉर्मल रेजिडेंट में आ जाएंगे। द फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट वर्किंग इंडिया फॉर पीरियड ऑफ लेस देन वो नॉन रेजिडेंट में आएंगे, ठीक है ना। तो एक बेसिक एग्जांपल बताया मैं नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल सिंपल चेक करना है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश में है कि नहीं है। अगर इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश में है तो ही वो नॉर्मल रेजिडेंट आए। कोई फॉरेनर आके हमारी इंडियन एम्बेसी में काम करे लेकिन इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगर उसके देश में है तो वो नॉर्मल रेजिडेंट में नहीं आएगा। आई बात समझ में? तो ये फर्स्ट डेफिनेशन अभी हमने डिस्कस करी नॉर्मल रेजिडेंट की। नाउ तो अब जो अगला टर्म सीख रहे हैं नॉर्मल रेजिडेंट का, डोमेस्टिक टेरिटरी। हमने डोमेस्टिक इनकम के अंदर पढ़ा था सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। तो डोमेस्टिक टेरिटरी को इकोनॉमिक्स में ध्यान रखना, एक और नाम से जानते हैं, ऑल्सो रिफर्ड एज इकोनॉमिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी को ध्यान रखना है, एक और नाम से जानते हैं इकोनॉमिक टेरिटरी। अब क्या होता है डोमेस्टिक टेरिटरी? इट इज अ ज्योग्राफिकल टेरिटरी डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। ध्यान से सुनना, ज्योग्राफिकल टेरिटरी जो डिसाइड कौन कर रहा है? गवर्नमेंट, विद इन विच पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल कैन सर्कुलेट फ्रीली। मेरी बात फिर समझना। वैसे स्टूडेंट जब आप आगे जाओगे ना तो आप एक टॉपिक पढ़ोगे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के अंदर ये बहुत डिटेल में सारे टर्म पढ़ने हैं। अभी सिर्फ इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक तुमको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब तुम इसके अंदर बहुत ज्यादा लॉजिक अप्लाई मत करना, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन 1 वर्ड का ज्यादा चांस है रहने का, तो तुमको ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। तो डोमेस्टिक टेरिटरी को इकोनॉमिक टेरिटरी बोलते हैं। इट इज ज्योग्राफिकल टेरिटरी डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखी है, जिसमें पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट कर सकता है फ्रीली, आराम से घूम सकते हैं, ठीक है ना। मतलब हमारे देश में जब हम आराम से घूम सकते हैं वो कहलाता है डोमेस्टिक टेरिटरी।
अब इसमें एक पॉइंट ध्यान रखने वाला जो है, फॉरेन एम्बेसी लोकेटेड इन इंडिया। फॉरेन एम्बेसी, तुम समझते हो ना एम्बेसी का मतलब क्या होता है? अगर तुम कभी कहीं बाहर जाते हो तुमको वीजा अप्लाई करना पड़ता है। जैसे मान लो मेरे को अमेरिका जाना है तो मेरे को अमेरिका का वीजा लेना पड़ेगा। तो अमेरिका का वीजा, इंडिया के अंदर अमेरिकन एम्बेसी है, वो दिल्ली के अंदर है अमेरिकन एम्बेसी, वो मेरे को वीजा देती है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, ऑलवेज रिमेंबर फॉरेन एम्बेसी लोकेटेड इन इंडिया। मान लो अमेरिका की एम्बेसी जो दिल्ली में लोकेटेड है इज नॉट अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। वो पर्टिकुलर एम्बेसी पार्ट नहीं है डोमेस्टिक टेरिटरी का, ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर हमारा नहीं चलेगा, वो अमेरिका वाले डिसाइड कर रहे हैं सब कुछ। लेकिन इंडियन एम्बेसी लोकेटेड अब्रॉड, लेकिन मान लो किसी को इंडिया आना है तो बाहर जाके वो, अगर मान लो अमेरिका से इंडिया आना है तो वीजा लेगा। तो इंडियन एम्बेसी लोकेटेड अब्रॉड इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। तो ये ध्यान रखना, अगर बाहर की एम्बेसी हमारे देश में काम करे, क्योंकि वहां हमारा नहीं चलता है, वहां उनके देश का चलता है, ठीक है ना, वहां फ्रीली नहीं कर सकते आप लोग काम। तो फॉरेन एम्बेसी लोकेटेड इन इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। इंडियन एम्बेसी लोकेटेड अब्रॉड इज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है ना। तो ये दो डेफिनेशन, पहला डेफिनेशन नॉर्मल रेजिडेंट का पड़ा, तो कोई पर्सन अगर 1 साल से ज्यादा रहता है तो नॉर्मल रेजिडेंट है, या फिर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश में और सारी एक्टिविटी हमारे देश में करता है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, तो नॉर्मल रेजिडेंट है। डोमेस्टिक टेरिटरी को इकोनॉमिक टेरिटरी बोलते हैं, ज्योग्राफिकल टेरिटरी जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखी है, जहां पे पर्सन, गुड्स और कैपिटल फ्रीली सर्कुलेट कर सकते हैं। फॉरेन एम्बेसी लोकेटेड इन इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी, बट इंडियन एम्बेसी जो बाहर लोकेटेड है वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, अब जो अगला थ्योरी टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं जीडीपी एंड वेलफेयर का मतलब, ठीक है ना। अब मैं सबसे पहले बात करता हूं जीडीपी एंड वेलफेयर। तो मैं तुमको वापस इस टॉपिक के साथ याद दिला देता हूं, मैंने तुमको 2 कंसेप्ट पढ़ाए थे, एक तो रियल जीडीपी और एक नॉमिनल जीडीपी का, है ना। अब रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के अंदर मैंने बताया था, रियल जीडीपी मतलब क्या होता है, ऐसा जीडीपी विच इज मेजर्ड एट बेस ईयर प्राइस, ठीक है ना, मतलब प्योरली आउटपुट पे अगर फोकस करते हैं तो वो होता है रियल जीडीपी। और नॉमिनल जीडीपी मतलब क्या होता है, जो करंट ईयर प्राइस पे निकलता है वो होता है नॉमिनल जीडीपी, ठीक है ना। अब है ना, क्या होता है जब मैं बात करता हूं रियल जीडीपी की, तो सबसे पहले तुम समझना वेलफेयर वर्ड का मतलब क्या होता है। वेलफेयर मतलब होता है लोगों की प्रोस्पेरिटी। वेलफेयर वर्ड का मतलब क्या होता है, लोगों की प्रोस्पेरिटी। आज जैसे मान लो मैं मेरी बात करता हूँ, मैं प्रोस्पेर कब होऊंगा, जब मैं ज़्यादा पैसा कमाऊंगा, और ज़्यादा पैसा कमाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है मेरे को मोर अवेलेबिलिटी होगी किसकी, गुड्स एंड सर्विसेज की। अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा होगा तो मैं ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज खरीदूंगा। तो ये सबसे पहले बात करना, ध्यान रखना, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड जीडीपी। जीडीपी मेजर क्या करता है कि व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल। अब अगर मैं बात करता हूं जीडीपी के अंदर सबसे अच्छा जीडीपी का मेजर कौन सा है, तो वो हमेशा रियल जीडीपी होता है, क्योंकि रियल जीडीपी मेनली किस पे फोकस करता है, रियल जीडीपी बोलता है प्राइस कांस्टेंट रखो, सिर्फ किस पे फोकस करो, आउटपुट पे, ठीक है ना। खैर रियल और नॉमिनल तो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, लेकिन ध्यान रखना रियल जीडीपी किस पे फोकस करता है, मेन आउटपुट पे, ठीक है ना। अब स्टूडेंट यहां पर एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझ लेना, रियल जीडीपी मेनली बात करता है मोर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर मैं बोलता हूं मान लो मेरा जीडीपी बढ़ रहा है, मान लो मैं कहता हूं मेरा रियल जीडीपी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, सुनना मेरी बात ध्यान से। अगर मैं बोलता हूं मेरा रियल जीडीपी इंक्रीज होता है, अब रियल जीडीपी इंक्रीज होने का मतलब होता है अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। इसका मतलब हुआ कि मोर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन। भाई अगर मेरा रियल जीडीपी बढ़ रहा है, इसका मतलब प्योर सी बात है आउटपुट बढ़ रहा है, और आउटपुट बढ़ रहा है मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं इट मींस मोर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन इन द इकोनॉमी। तो ये ध्यान रखना, इंक्रीज इन जीडीपी, जीडीपी इंक्रीज मतलब कंट्री का प्रोस्पर होना, लेकिन कौन सा जीडीपी, रियल जीडीपी। तो मैं कहता हूं इंक्रीज इन रियल जीडीपी का मतलब होता है मोर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन, सिर्फ अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट बात कर रहा हूं। रियल जीडीपी बढ़ा, बाकी सब फैक्टर कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ मोर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन। लेकिन मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या जीडीपी का बढ़ना, क्या जीडीपी का बढ़ना इंडिकेट करता है वेलफेयर हो रहा है लोगों का? तो वहां कुछ लिमिटेशंस है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। मान लो मैंने कहा ठीक है, एक पॉइंट तो मैं खुद बता रहा हूं कि जीडीपी का बढ़ना मतलब बता रहा है मोर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन, लेकिन सिर्फ क्या जीडीपी एज अ इंडेक्स, मैं कहता हूं भैया जीडीपी कंट्री का बढ़ रहा है तो क्या कंट्री प्रोस्पर हो रही है, तो कुछ लोग कहते हैं हाँ, कुछ लोग कहते हैं ना। तो ना मतलब होता है जीडीपी के बढ़ने के बावजूद ऐसी कौन सी चीजें जो जीडीपी नहीं देख पाता है, दैट इज नोन एज लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी।
मतलब जो जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन उसके बावजूद कुछ तबका ऐसा है जो अभी भी गरीब रह रहा है, वो हम लोग पढ़ेंगे जीडीपी लिमिटेशन में। लेकिन बाय डिफॉल्ट ध्यान रखना, रियल जीडीपी इंक्रीज, other factor remaining constant will always indicate more availability of goods and services per person। ठीक है ना। जीडीपी के अंदर ज्यादा अच्छा मेजर कौन सा है? रियल जीडीपी है। नॉमिनल को यूज नहीं करना है क्योंकि नॉमिनल इन्फ्लेशन को भी लेता है। ठीक है ना। तो पहले थोड़ा सा हम रियल जीडीपी और वेलफेयर का नोटिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले नोटिंग ध्यान से समझो आप। रियल जीडीपी इज कंसिडर्ड एज ए इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। रियल जीडीपी को क्या माना जाता है? इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। वेलफेयर ऑफ पीपल का मतलब होता है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन। वेलफेयर ऑफ पीपल का मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन पे कितना अवेलेबल है। इंक्रीज इन रियल जीडीपी, अब रियल जीडीपी बढ़ना मींस इंक्रीज इन लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर रियल जीडीपी बढ़ रहा है मतलब क्या? आउटपुट का लेवल इकोनॉमी में बढ़ रहा है। अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, इट कैन ऑल्सो मीन दैट ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन। मतलब ये अगर रियल जीडीपी बढ़ रहा है तो बाकी फैक्टर कांस्टेंट मान ले जाए तो ये क्या बताएगा? ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन। ओनली बिकॉज ऑफ अबव ऑलवेज कंट्री एम्फेसिस ऑन जीडीपी एज अ मेजर ऑफ ग्रोथ। इसलिए हर कंट्री क्या देखती है सबसे पहले कि भैया हमारे कंट्री का जीडीपी क्या है। तुमने गवर्नमेंट बजट में भी सुना होगा, मेन ध्यान देते हैं जीडीपी के ऊपर। ठीक है ना। तो इसलिए हर कंट्री एम्फेसिस क्यों करती है? जीडीपी एज अ मेजर ऑफ ग्रोथ। हायर द जीडीपी हायर विल बी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जितना जीडीपी बढ़ेगा उतना जीडीपी का गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन ज्यादा अवेलेबल होगा। फिर से ध्यान देना, रियल जीडीपी इज कंसिडर्ड इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। वेलफेयर ऑफ पर्सन का मतलब क्या होता है? अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन। अगर रियल जीडीपी बढ़ रहा है मतलब आउटपुट का लेवल बढ़ रहा है। अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, उसका ये मतलब भी होता है ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन। सिर्फ इन कारण से हम लोग क्या मानते हैं? जीडीपी एक बहुत अच्छा मेजर कंट्री ग्रोथ का। जीडीपी ज्यादा है तो ग्रोथ भी, गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबिलिटी भी कंट्री में ज्यादा होगी। However, there are certain limitation, लेकिन हाँ कुछ ड्रॉबैक हैं। सिर्फ हम ये नहीं कह सकते जीडीपी बढ़ना मतलब गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा अवेलेबल होना, वो लिमिटेशन से क्लियर हो जाएगा। तो however, there are certain limitation considering GDP as an index of welfare. These are, अब कौन कौन सी लिमिटेशन है जो बोलते हैं कि जीडीपी इंडेक्स ऑफ वेलफेयर नहीं हो सकता, वो कौन कौन सी है वो ध्यान देना एक बार। ठीक है ना। नो, अब बच्चों जीडीपी की मेजर लिमिटेशंस कौन कौन सी है तो वो ध्यान से समझना। मतलब जीडीपी बढ़ रहा है उसके बावजूद कुछ लोगों की ग्रोथ नहीं हो रही है। पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब ये तो एक बहुत मेजर फैक्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। आप लोगों ने कहावत सुनी होगी, रिच बिकमिंग मोर रिचर, पुअर बिकमिंग मोर पुअर। हमारे देश में भले हमारा देश कभी बोलते हैं हमारा ग्रोथ बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी गरीब हमेशा गरीब है और रिच हमेशा अमीर होता जा रहा है। आपका जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन जो इनकम अर्न हो रही है अगर वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इनकम का, तो डेफिनेट सी बात है भले ही जीडीपी कितना भी बढ़े आपका गरीब तबका कभी नहीं बढ़ेगा। तो जीडीपी का मेजर लिमिटेशन में पहला पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा इक्वल होना चाहिए। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मतलब आप रिच के हाथ में तो ज्यादा पैसा दे रहे हो, पुअर के हाथ में उतना पैसा नहीं दे रहे हो। तो भले फिर जीडीपी बढ़ रहा है लेकिन कमा कौन रहा है? जो आदमी अमीर है वो कमा रहा है, जो पुअर नहीं कमा रहा है। तो जीडीपी बढ़ रहा है बट वेलफेयर नहीं बढ़ रहा है। मतलब इन सब पॉइंट में हम लोग ये डिस्कस करेंगे जीडीपी बढ़ने के बावजूद वेलफेयर क्यों नहीं बढ़ता है। मतलब हर जगह हम ऐसा नहीं बोल सकते जीडीपी बढ़ रहा है तो वेलफेयर बढ़ रहा है। कारण क्या है? पहला कारण है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगला कारण है कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। अब पता है क्या होता है, मेरी बात समझना। मैंने कहा बीएमडब्ल्यू का प्रोडक्शन बढ़ गया, मर्सिडीज का प्रोडक्शन बढ़ गया। अब ये गुड्स एंड सर्विसेज तो बढ़ रही है, भैया गुड्स की वैल्यू तो बढ़ रही है ना, तो कंट्री का जीडीपी तो बढ़ेगा। लेकिन जो लोग इस वीडियो को पढ़ रहे हैं, मेरे को एक बात बताओ, बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज हम लोगों के मिडिल क्लास के लिए तो काम की नहीं है। तो वो सेगमेंट एक लग्जरी सेगमेंट है जो अल्टीमेट कंट्री के जीडीपी को तो आगे बढ़ाएगा बट हमारे को कोई बेनिफिट नहीं देगा। तो अगर कंट्री का फोकस मेन प्रोडक्शन लग्जरी सेगमेंट पे है तो दैट विल इंक्रीज द जीडीपी ऑफ कंट्री बट विदाउट इंक्रीजिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल। लोगों का वेलफेयर तो बढ़ेगा ही नहीं ना। तो बीएमडब्ल्यू बन रही है, मर्सिडीज बन रही है, ऑडी बढ़ रही है, वो उसके बनने से आपका वेलफेयर नहीं बढ़ेगा क्योंकि ये लग्जरी सेगमेंट है। तो इससे जीडीपी बढ़ेगा बट आपका वेलफेयर नहीं बढ़ेगा। अगली बात आती है नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। अब पता है क्या होता है, बहुत सी बार जीडीपी कंट्री का करेक्ट रिफ्लेक्ट ही नहीं हो पाता है। करेक्ट रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि जहां पे पैसा इन्वॉल्व है वहां तो जीडीपी निकल जाता है। लेकिन आज भी पता है तुम गांव में जाओ ना तो बार्टर सिस्टम चलता है। बार्टर सिस्टम मतलब क्या होता है? कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज। मेरे को अगर मान लो लेट से कोई मेरे को मान लो जूते चाहिए, मेरे को जूते खरीदने, मैंने बदले में अपने कपड़े दे दिए, तो ट्रांजैक्शन तो हुआ बट वो जीडीपी को इंपैक्ट नहीं करेगा क्योंकि नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन के कारण बहुत सी बार जीडीपी अंडर एस्टिमेट रह जाता है। तो जीडीपी का एक मेजर लिमिटेशन नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कवर नहीं करता है। ठीक है ना।
और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सटर्नलिटीज, EXTERNALITIES, मैं फिर स्पेल कर रहा हूं, EXTERNALITIES, एक्सटर्नलिटीज, ठीक है ना। अब एक्सटर्नलिटीज क्या होता है, इसके पहले हम तीनों पॉइंट एक बार नोट करते हैं, फिर एक्सटर्नलिटीज को समझते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मतलब लिमिटेशन ऑफ जीडीपी मतलब जीडीपी वेलफेयर का इंडेक्स कब कब नहीं हो सकता है। तो जीडीपी ग्रोथ फेल टू रिफ्लेक्ट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मैंने अभी आपको बताया अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो जीडीपी में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। सेकंड, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, जीडीपी विल इंक्रीज इवन व्हेन लग्जरी गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर रिच विच आर नो यूज टू पुअर, अभी बताया BMW वाला एग्जांपल है ना। थर्ड, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन मॉनेटरी फॉर्म आर नॉट रिकॉर्डेड बाय जीडीपी, जो मॉनेटरी फॉर्म में नहीं है, बार्टर ट्रांजेक्शन और जीडीपी रिकॉर्ड नहीं करता है, मतलब उससे अंडर एस्टिमेशन हो जाता है जीडीपी का। और लास्ट में बात करता हूं एक्सटर्नलिटीज, तो पहले एक्सटर्नलिटी नोटिंग करते हैं, फिर हम लोग सुने एक्सटर्नलिटीज होता क्या है। अब स्टूडेंट देखो, एक्सटर्नलिटी का मतलब ध्यान से समझ लेना, एक्सटर्नलिटी वर्ड का मतलब क्या होता है, नाम बता रहा है एक्सटर्नलिटी, एक्सटर्नल मतलब क्या होता है, कोई भी गुड या बैड इंपैक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। मेरी बात ध्यान से समझना, एक्सटर्नलिटी एक ऐसा फैक्टर है, और मेरे ख्याल से इस पे काफी थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि 1 मार्क्स का मेजर क्वेश्चन एक्सटर्नलिटी में रहता ही है, ठीक है ना, तुम ध्यान से सुन लेना। एक्सटर्नलिटी एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है जीडीपी का। एक्सटर्नलिटी क्या बताता है, एक्सटर्नलिटी ये बोलता है कि कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है तो उसका अच्छा इंपैक्ट भी होता है और बैड इंपैक्ट भी होता है, गुड इंपैक्ट भी होता है और बैड इंपैक्ट भी होता है, बट जीडीपी उस गुड को भी इग्नोर करता है और बैड को भी इग्नोर करता है। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का गुड इंपैक्ट भी होता है और बैड इंपैक्ट भी होता है, और जीडीपी उसको इग्नोर कर देता है। अब जैसी मेरी बात समझना, एक्सटर्नलिटी का सिंपल मतलब है एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन कॉज गुड इंपैक्ट और बैड इंपैक्ट। गुड इंपैक्ट क्या होता है, जैसे मान लो 2 लोग हैं, एक तो है मिस्टर ए और एक मिस्टर बी। मिस्टर ए और मिस्टर बी ये दोनों पड़ोसी हैं, मिस्टर ए का पड़ोसी है मिस्टर बी, पड़ोस के घर में रहता है। मिस्टर ए अपने घर में बहुत अच्छा गार्डन मेंटेन करता है, बहुत अच्छा गार्डन मेंटेन करता है, मिस्टर ए उसके ऊपर पैसा डालता है। तो ए अगर पैसा डाल रहा है तो डेफिनेट सी बात है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है जिससे जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन उसका बेनिफिट मिस्टर बी भी उठाता है और बिना कुछ पैसा दिए। जैसे मान लो मैं तुमको पढ़ा रहा हूं और मैं तुमसे कुछ पैसा नहीं लिया, तो अल्टीमेट आप एक बात बताओ, अल्टीमेट तुम्हारा पैसा जो बच रहा है वो एक्सटर्नलिटी तो है, मतलब जीडीपी बढ़ा नहीं रहा है ना वो। तो एक चीज समझना, जब मैं बोल रहा हूं ए का पड़ोसी है मिस्टर बी, ए अच्छा गार्डन मेंटेन कर रहा है जिसको बी यूज कर रहा है विदाउट पेइंग एनीथिंग, तो अगर बी उसको यूज कर रहा है विदाउट पेइंग एनीथिंग, तो ये ध्यान रखना इट इज एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, इट इज एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, ये पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का एग्जांपल है। उसी तरह अगर मैं बैड एक्सटर्नलिटी की बात करता हूं, जैसे मान लो मैं कहता हूं कोई फैक्ट्री के अंदर से, मान लो कोई फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है और उसमें से स्मोक निकल रहा है। अब स्मोक निकल रहा है तो अल्टीमेटली हमारी हेल्थ को वो इंपैक्ट डाल रहा है। तो फैक्ट्री का प्रोडक्शन तो जीडीपी को बढ़ा रहा है, लेकिन जो हमारी हेल्थ पे डिग्रेड हो रही है वो हमारी वेलफेयर तो कम कर रहा है ना। तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है जिसकी कोई अकाउंटिंग होती नहीं है कभी। आज 20 गार्डन को यूज कर रहे उसकी अकाउंटिंग ही नहीं है, उसका जीडीपी को पता ही नहीं है। आज स्मोक निकल के हमारी वेलफेयर हेल्थ खराब हो रही है, उसका जीडीपी को नहीं पता, वो देख रहा है फैक्ट्री में प्रोडक्शन कितना हो उससे जीडीपी बढ़ना चाहिए। तो एक्सटर्नलिटी ध्यान रखना, गुड एक्सटर्नलिटी को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी और बैड एक्सटर्नलिटी को हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, ठीक है। तो अब पहले एक्सटर्नलिटी की नोटिंग कर लेते हैं, ध्यान से देख लो बेटा तुम लोग। इट रिफर्स टू गुड एंड बैड इंपैक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी विदाउट पेइंग प्राइस फॉर इट, गुड या बैड इंपैक्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी का बिना कुछ प्राइस पे करे हुए। देयर आर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी अकर व्हेन एनी एक्टिविटी ऐड टू द वेलफेयर ऑफ पीपल विदाउट पेइंग प्राइस फॉर इट। वेलफेयर, बी का वेलफेयर हो रहा है ना, बिना कुछ प्राइस दिए बी उसका वेलफेयर ले रहा है, मजे ले रहा है बी। तो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी अकर व्हेन एनी एक्टिविटी ऐड टू वेलफेयर ऑफ पीपल विदाउट पेइंग प्राइस फॉर इट। जैसे मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, बच्चों समझ आया तो फटाफट लाइक कर देना, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी आ जाएगी मेरे को भी, है ना, ठीक है। मैं तुमको और अच्छे से पढ़ाऊंगा, बट तुम इको को जरूर सब्सक्राइब करना, इको पे जरूर कमेंट करना, तुम कमेंट करते नहीं हो, है ना। और नेगेटिव एक्सटर्नलिटी का मतलब होता है एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट लीड टू लॉस इन सोशल वेलफेयर। मैंने बताया फैक्ट्री में गुड्स बन रहे हैं बट उसका जो धुआं निकल रहा है हमारी सेहत खराब कर रहा है। अब सेहत खराब हो रही है लेकिन जो गुड्स बन रहे हैं वो जीडीपी बढ़ा रहा है, बट हमारी सेहत को कोई काउंट ही नहीं कर रहे। तो ये 4 लिमिटेशन ध्यान रखना। पहला लिमिटेशन मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बताया, अनइक्वल। दूसरा कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, कि रिच के लिए ज्यादा होगा और पुअर के लिए कम होगा। तो नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन,
अगर कोई ट्रांजेक्शन ऐसा है जो अनरिकॉर्डेड रह जाता है, जीडीपी काउंट नहीं करता। और लास्ट है एक्सटर्नली गुड एंड बैड इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिना उसकी प्राइस पे किए। पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, ठीक है ना। तो ये हमने लिमिटेशन डिस्कस किए थे अभी जीडीपी के, ठीक है ना। तो बच्चों अभी जो हमने टॉपिक डिस्कस किया उसके ऊपर मैं आपको कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन करा रहा हूं। अभी 2 करा रहा हूं, मैंने लिखे हुए हैं, बाकी मैं बुक से आपको करा दूंगा, ठीक है ना। प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी इन इंडिया ओन्ड बाय नॉन रेजिडेंट, ध्यान से सुनना, प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी इन इंडिया, लेकिन उसका ओनरशिप किसके पास है, नॉन रेजिडेंट के पास, इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ट्रू और फॉल्स। अब प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी इन इंडिया, लेकिन ओन किसने करी है, नॉन रेजिडेंट ने ओन कर रखी है। तो बताओ ये जो इसका मालिक है उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसकी कंट्री में होगा, तो क्या वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी, तो नहीं इंक्लूड होगी, फॉल्स, सिंस कंपनी इज ओन्ड बाय नॉन रेजिडेंट, क्योंकि इसकी इनकम कौन अर्न कर रहा है, नॉन रेजिडेंट अर्न कर रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड्स इंडिकेट सोशल वेलफेयर, ट्रू और फॉल्स। अब मेरे को एक बात बताओ, डिफेंस गुड्स बन रहे हैं तो जीडीपी तो बढ़ेगी क्योंकि गुड्स बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या सोशल वेलफेयर बढ़ रहा है, क्या क्या मेरे लिए कुछ काम का है क्या, हाँ ये जरूर यहाँ पीसफुल एनवायरनमेंट रहेगा कंट्री में, बट अगर मैं पूरी चीज का कंक्लूजन निकालूं, डिफेंस सिक्योरिटी मेंटेन करेगी बट अल्टीमेट मेरा वेलफेयर नहीं बढ़ेगा। तो डिफेंस गुड्स डज नॉट इंडिकेट राइज इन जीडीपी, फॉल्स, सिंस इट्स प्रोडक्शन डज नॉट डायरेक्टली बेनिफिट द पीपल, ठीक है ना। अब हम लोग और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बुक के अंदर है तो वो बुक के अंदर ध्यान देते हैं एक बार हम लोग। अब बेटा बुक में से मैंने कुछ थ्योरी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए, मैं आपको वही कराऊंगा, बाकी फिर आप लोग अपने लेवल पे करना, जो डाउट हो आप लोग मुझसे डिस्कस कर लेना, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन है, इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सोशल वेलफेयर व्हाट मैटर इज द क्वांटम ऑफ आउटपुट रेदर देन कंपोजिशन ऑफ आउटपुट, डिफेंड और रिफ्यूट, डिफेंड मतलब ट्रू और फॉल्स, ठीक है ना। अब डिटर्मिनेशन सोशल वेलफेयर में क्या मैटर करेगा, क्वांटम मैटर करेगा या कंपोजिशन मैटर करेगा, तो सीधी सी बात है दोनों मैटर करता है, क्वांटम और कंपोजिशन। तो अबव स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है ना। सोशल वेलफेयर डिपेंड बोथ ऑन क्वांटम ऑफ एज वेल एज कंपोजिशन, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, व्हाट मैटर, क्वांटम और आउटपुट डिपेंड करेगा रेदर देन कंपोजिशन, तो मैंने कहा दोनों मैटर करेगा, तो इनकम स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सोशल वेलफेयर डिपेंड बोथ ऑन क्वांटम एज वेल एज कंपोजिशन इफ गुड्स आर प्रोड्यूस प्राइमरली फॉर रिच सेक्शन ऑफ सोसाइटी ignoring the poor section, social welfare is bound to remain low even when the quantum is rising, क्योंकि अगर हम प्रोडक्शन ही मान लो कंपोजिशन सही नहीं कर रहे, भले आउटपुट बढ़ रहा है, तो जीडीपी दोनों पे डिपेंड करेगा, क्वांटम और कंपोजिशन, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया, प्रॉफिट अर्न बाय, ये भी मैंने आपको लिख के कराया था। एक और क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई इज द इनकम अर्न बाय फॉरेनर वर्किंग इन अ ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक फैक्टर इनकम ऑफ इंडिया। डोमेस्टिक इनकम की बात तो होगी, क्योंकि डोमेस्टिक में तो डोमेस्टिक टेरिटरी में होना चाहिए, भले कोई भी कमाए, बिकॉज फॉरेन बैंक इज लोकेटेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। फॉरेन बैंक लोकेटेड क्या है, डोमेस्टिक टेरिटरी में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, विद इन टेरिटरी होना चाहिए, कोई भी कमाए डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा, ठीक है ना। उसके बाद अच्छा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, मैं बुक फॉलो कर रहा हूं टीआर जैन वीके ओरी, ठीक है ना। आपके पास कोई और बुक हो तो आप उससे क्वेश्चन देख लेना, कंसेप्ट सब में सेम रहेगा। Should the following be treated as normal resident of India? Give reason for your answer. Foreigner working in Indian embassy in Taiwan. अब फॉरेनर वर्क कर रहा है इंडियन एम्बेसी लोकेटेड का है टाइवान, ये नॉर्मल रेजिडेंट है क्या, सवाल ही पैदा नहीं होता। इंडियन एम्बेसी लोकेटेड भी टाइवान में और काम भी फॉरेनर कर रहा है, तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश में ही नहीं, तो फॉल्स स्टेटमेंट है। इंडियन वर्किंग इन एशियन डेवलपमेंट बैंक इन फिलीपीन, डेफिनेट सी बात है नॉर्मल रेजिडेंट है, क्योंकि इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारे देश में है, तो इज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। इंडियन स्टूडेंट इन यूएसए हु हैज बीन लिविंग देयर फॉर 5 ईयर, अब भले ही वो 5 साल रहा है, लेकिन वो टेम्पररी पर्पज से गया है, वो पढ़ाई के लिए क्या है, पढ़ाई के लिए कभी भी रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट डेफिनेशन चेंज नहीं होती है। अगर कोई बंदा मान लो बाहर से हमारे देश आके 10 साल रुक रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो नॉन रेजिडेंट रहेगा, भले वो हमारे देश में 10 साल रुका हुआ है। इसी तरह हमारा आदमी अगर बाहर जाकर के 5 साल तक पढ़ाई कर रहा है, स्टिल ही वुड बी रिमेन रेजिडेंट, ठीक है ना, तो वो रेजिडेंट रहेगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट इंडिया के अंदर ही है। अच्छा अब एक और केस देखना, एन एम्बेसडर इन यूएस एम्बेसी, एन एम्बेसडर इन यूएस एम्बेसी इन इंडिया, मतलब यूएस का जो वीजा इशू करते हैं इंडिया के अंदर, स्टे इन हिज जॉब फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 1 ईयर, वुड ही बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। ये बच्चों नॉन रेजिडेंट कहलाएगा, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमेशा यूएसए में रहेगा, ठीक है ना, तो इज द नॉन रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है, हमारे देश के लिए वो नॉन रेजिडेंट रहेगा, ठीक है ना। नाउ और देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन, और एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और अच्छा है, द गवर्नमेंट क्लेम्स दैट डीमोनेटाइजेशन ऑफ 500 and 1000 रुपी नोट विल लीड टू जीडीपी ग्रोथ, डू यू एग्री। अब डीमोनेटाइजेशन विल श्रिंक द शैडो ब्लैक इकोनॉमी को तो खत्म करेगा,
अनअकाउंटेड इनकम अकाउंटिंग में आ जाएगी, अकॉर्डिंगली जीडीपी ग्रोथ वुड लुक टू बी हायर इवन व्हेन रियल आउटपुट रिमेन सेम। तो डेफिनेट सी बात है, अगर डीमोनेटाइजेशन होगा तो आपकी अनअकाउंटेड इनकम अकाउंटेड आएगी और जीडीपी बढ़ेगा आपका, ठीक है ना, भले ही प्रोडक्शन आपका नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन 15 अच्छा क्वेश्चन है। सेल ऑफ पेट्रोल एंड डीजल कार इज राइजिंग पर्टिकुलरली इन बिग सिटीज। पेट्रोल और डीजल कार की सेल बढ़ रही है। एनालाइज इट्स इंपैक्ट ऑन जीडीपी एंड वेलफेयर। अब देखो जीडीपी तो बढ़ेगा क्योंकि सेल बढ़ रही है तो प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो देयर विल राइज इन जीडीपी। देयर इज नो चेंज इन स्टॉक, अकॉर्डिंगली इंक्रीज इन सेल ड्यूरिंग द ईयर, इंक्रीज इन जीडीपी। अब वेलफेयर, तो वेलफेयर पे तो नेगेटिव इफेक्ट आएगा। वेलफेयर पे नेगेटिव इफेक्ट क्यों आएगा? क्योंकि पोल्यूशन भी बढ़ेगा, तो पोल्यूशन बढ़ने से ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है। अब पेट्रोल डीजल बढ़ने से आपका इंपैक्ट तो बढ़ रहा है, बट इससे आपका अल्टीमेट पोल्यूशन बढ़ रहा है, वो लोगों की हेल्थ खराब कर रहा है, तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है, ठीक है ना। तो इंपैक्ट ऑन वेलफेयर लीड टू कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल और कॉज एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अल्टीमेट पोल्यूशन बढ़ेगा। इसको पूरा नहीं पढ़ रहा हूं, आप पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है ना। उसके बाद गवर्नमेंट स्पेंड ऑन चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। गवर्नमेंट क्या कर रही है? खर्चा कर रही है चाइल्ड के वैक्सीन पे। एनालाइज इट्स इंपैक्ट ऑन जीडीपी एंड वेलफेयर। दोनों बढ़ेगा, जीडीपी भी बढ़ेगा, वेलफेयर भी बढ़ेगा, ठीक है ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जीडीपी भी बढ़ेगा और वेलफेयर भी बढ़ेगा क्योंकि डिमांड भी बढ़ा रहा है और लोगों का वेलफेयर हेल्थ भी इंप्रूव कर रहा है, ठीक है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किए थ्योरी पैटर्न पे। मैं होप करता हूं आपको वीडियो पूरा समझ आ गया होगा। दिस वाज नेशनल इनकम थ्योरी वीडियो नंबर 1। अब अगला जो वीडियो आएगा नेशनल इनकम का एक और थ्योरी वीडियो आएगा जिसके अंदर आपको सारे कंसेप्ट ढंग से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। स्टूडेंट अगर समझ में आया तो डेफिनेट सी बात है लाइक कर देना और मेरे को व्हाट्सएप पे कोई भी डाउट है तो शेयर कर देना। रोमिल जैन 9929411361। मैं कोशिश करूंगा जवाब दे दूं, बट अगर आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट है तो आपको डेफिनेट सी बात जवाब आएगा। अगर आप फ्री में पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आई एम नॉट श्योर वेदर आई कैन गिव यू आंसर नॉट, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू आंसर, ठीक है। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।